हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम इस क्लास की चर्चा करने वाले हैं वो आर्टिकल 241 से आर्टिकल 300 तक करने वाले हैं। और इन क्लासों में आपको जितनी भी पिछली क्लासें हुई हैं उसमें आपके आर्टिकल 240 तक कंप्लीट करा दिए गए हैं। आर्टिकल आज 300 तक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और इन आर्टिकलों में जितने भी आर्टिकल ये अभी तक हम पढ़ा रहे हैं उनमें सारे के सारे पॉलिटी से आर्टिकल उठा लिए गए हैं। जितनी भी उनकी थ्योरी थी सारी पढ़ा दी गई है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी लगवा दिए गए हैं। आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लास है। अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, होम गार्ड या फिर आप लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित स्टेनो क्लर्क, बीडीओ, बीपीओ, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर आप एसएससी जीडी स्टेनो इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को जरूर लीजिए। और अन्य जो भी स्टेट के एग्जाम होते हैं जहाँ पॉलिटी पूछी जाती है तो वहाँ के लिए अगर आपको रिवीजन करना है, आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आप इस क्लास से पढ़िए, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ रखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी पॉलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला आर्टिकल, आर्टिकल 241, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 241 के अंतर्गत। ठीक है, किसके लिए? 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 241 के तहत की गई है। इसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करे या किसी राज्य के उच्च, इसको आगे देख लेते हैं, या किसी राज्य के उच्च न्यायालय को वहाँ के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करे। देखो, इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 241 में आपके जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं यानी कि संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए एक जो हाई कोर्ट है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं आप कर पा रहे हो तो जो स्टेट है उसके पास में या दूर भी हैं तो उस स्टेट में आप उनके लिए जो उच्च न्यायालय है उसकी व्यवस्था करें। ठीक है, उस स्टेट का जो उच्च न्यायालय होगा उसी में उनकी व्यवस्था कर दी जाए। तो आर्टिकल 241 के अंतर्गत यही बात की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम आर्टिकल 241 से। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, राज्यपाल के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है हमारे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है हमारे अंतिम निर्णय लेते हैं इसके लिए, और जो संसद है उसमें प्रक्रिया होती है। लेकिन देखो, अंतिम निर्णय तो राष्ट्रपति का होता है। अगर आप में इसमें संसद आती है तो आप इसमें संसद ऑप्शन लगा दीजिए, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें व्यवस्था तो संसद ही बनाएगी लेकिन अंतिम जो निर्णय होंगे वो राष्ट्रपति के होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इसका अगर आप आंसर लगाना चाहो तो आपका बेहतर आंसर संसद होगा, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें भी कहीं दे रखा होगा तो आपको देखना, इसमें नहीं दे रखा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें आप अपना संसद ही लगाना। ठीक है, आर्टिकल 242 की बात की गई है। आर्टिकल 242 को निरस्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और ये जो संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा आर्टिकल 242 को निरस्त किया गया था, और वर्तमान में ये जो है प्रभाव में नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है। देखो, आप पढ़ लो, यह अनुच्छेद संविधान का 7वां संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया था, इसलिए वर्तमान में इसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 242 को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 242 का क्या स्थिति है? अनुच्छेद 242 की स्थिति क्या है? लागू है, संशोधित है, निरस्त है, हटा दिया गया है यानी कि, और अस्थायी है। तो ये आपका जो है निरस्त है यानी कि हटा दिया गया है। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में कहा गया है कि पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में बात की गई है कि आपके जो पंचायतें हैं, आर्टिकल 243 में आपकी पंचायतें आती हैं, आपको याद होना चाहिए। और आपकी जो पंचायतें उनके से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में जो चर्चा की गई है आर्टिकल 243 यानी कि अनुच्छेद 243 में की गई है। इस अनुच्छेद से, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इस अनुच्छेद से आगे संविधान में पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं और प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद से आगे संविधान में जो पंचायतें हैं उनसे संबंधित उनकी जो परिभाषाएं हैं वो दी गई हैं, दूसरे उनके जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, इसे जो 73वां संविधान संशोधन जिसमें पंचायतों का गठन किया गया था 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसे ये भी याद कर सकते हैं आप। 243 को जोड़ा गया था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो पंचायतों के लिए हुआ था। पंचायतों को जो है व्यवस्थित करने के लिए 243 जो आर्टिकल है हमारा, उसका आपका जो है आर्टिकल लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा जोड़े गए? पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान थे वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी दे रखा है इसमें, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद जो 244 है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात की गई है। जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन होता है 244 के अंतर्गत आता है।
यानी कि जहाँ भी अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं उनका जो प्रशासन है वो आर्टिकल 244 के तहत चलाया जाता है। अब वो कहीं भी हो सकती हैं, ऑल इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये बात की गई है, यह अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है, आर्टिकल 244, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल कौन सा है, 242 है, 43 है, 44 है, 45 है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आर्टिकल 244 जो है हमारा अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन चलाना है उसका प्रावधान जो करता है वो आर्टिकल 244 करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति, जो संसद होती है और जो राज्य विधानमंडल होता है उसकी जो विधायी शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में जो चर्चा की गई है आर्टिकल 245 के अंतर्गत की गई है। राज्य और संसद के जो विधानमंडल की जो शक्तियाँ, मतलब राज्य विधानमंडल और संसद की जो विधायी शक्तियाँ हैं उनके बारे में जो चर्चा की गई है वो की गई है आपकी 245 के अंतर्गत, आर्टिकल 245 के अंतर्गत। संसद, इसमें बताया गया है कि संसद पूरे भारत के लिए और राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। इसमें यही बात की गई है, जो कानून बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। विधायी का मतलब होता है कानूनी। पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। देखो, पूरे भारत के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, जैसा कि आपको सबको पता होगा, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, तो वो है संसद के पास। अगर राज्य में कानून बनाना है तो वो आपका बनाएगी राज्य विधानमंडल, यानी कि समथिंग आप राज्य विधानमंडल ही कह सकते हैं, या ना ये आप कहना चाहें तो विधान परिषद या विधानसभा भी कह सकते हैं। उसमें आपको राज्यपाल को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम निर्णय जो होता है संसद में जो होता है, मतलब जो केंद्र में सरकार होती है उसमें राष्ट्रपति के निर्णय के बाद में होता है, और यहाँ पे जो होता है वो राज्यपाल के निर्णय के बाद में होता है, ठीक है। अंतिम सिग्नेचर जो करते हैं उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं राज्य के कानून पे। अनुच्छेद 246 विषयों का विभाजन, जो विषय हैं, जितने भी विषय दिए गए हैं राज्य में या जितने भी राज्य सूची में और जो केंद्र सूची है उनमें जो विभाजन किया गया है उनके जो विषय हैं वो 246 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 246 के अंतर्गत विषयों का विभाजन की बात की गई है। तो इसमें देख लेते हैं, संसद और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन संघ सूची होती है हमारी, जो केंद्र के अनुसार चलती है। राज्य सूची जो स्टेट यानी कि राज्य के अनुसार चलती है। समवर्ती सूची जो दोनों के अनुसार चलती है, केंद्र भी और राज्य भी, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, सूची के आधार पर किया जाता है, ठीक है। विधायी शक्ति यानी कि कानूनी, ठीक है। विधायी का मतलब होता है आपका कानूनी शक्तियों का जो विभाजन होगा वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर किया जाता है, आर्टिकल 246 के अंतर्गत। आर्टिकल 246 में जो दिया गया है वो विषयों का विभाजन दिया गया है, और इन विषयों का विभाजन हम किस तरीके से करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर करते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, आर्टिकल 246 से संबंधित। संविधान में विधायी शक्तियों का विभाजन किन सूचियों में किया जाता है। तो किन सूचियों में कितनी सूचियों में किया जाएगा, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो किन में कहा जाता है, 3 में। देखो, एक तो हो गई आपकी संघ सूची, ठीक है, एक हो गई आपकी राज्य सूची और एक हो गई आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। अनुच्छेद 247 जो है उसके बारे में बात की गई है कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। आर्टिकल जो 247 है वो ये कहता है कि जो अतिरिक्त न्यायालय उनकी जो स्थापना होगी वो कैसे होगी, ठीक है। अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना आर्टिकल 247 में दी गई है। संसद को यह अधिकार है कि वह अपने बताए कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सके। देखो, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने बनाए गए कानून, यानी कि अगर संसद कोई भी कानून जो देश में लागू है आज की डेट में वो संसद के द्वारा संविधान से ही लागू किए जाते हैं, ठीक है। संविधान और संसद दोनों मिलकर ही चीज़ों को कानून बनाते हैं, क्योंकि संविधान की तो अवहेलना नहीं होनी चाहिए किसी भी कानून को बनाते समय, और आप जो भी कानून बना रहे हैं वो संसद में पेश होना चाहिए। अगर उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं है तो कोई भी कानून लागू नहीं होता है, या कानून जो है माना नहीं जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। संसद को यह अधिकार है, इसमें जो से बताया गया है कि अधिकार है कि वह अपने बनाए गए कानूनों को के बेहतर क्रियान्वयन, यानी कि बेहतर उनकी, जैसे कि मान लो अगर कोई केस है या किसी भी चीज़ के लिए आपको जो है कानून बनाया गया है, तो क्या उसके जो क्रियान्वयन है यानी कि उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं उनके लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है, ठीक है, जिससे लोगों को न्याय मिले। अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है, ये अधिकार, राष्ट्रपति के, संसद के, राज्यपाल के, सर्वोच्च न्यायालय के। तो किसके पास है, संसद के पास है ये, ठीक है। अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि अपशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। अपशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं उनके बारे में आर्टिकल 248 में बताया गया है। आर्टिकल 248 में अपशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है कि संविधान में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। देखो, ऐसा होता है, अपशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जो संविधान में, मान लीजिए कोई ऐसा विषय आ जाए जो आपके ना तो राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो, ना संघ सूची में हो, तो अगर तीनों सूचियों से कोई भी विषय अगर अलग होता है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी हैं चीज़ें, तो अगर वो विषय अगर कोई अलग होता है, उन सूचियों में वो विषय सम्मिलित नहीं किया गया है, तो उस कानून को, उस विषय को अपशिष्ट शक्तियों के, जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं
उनको उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें यही बात की गई है कि संविधान में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है और उन्हें जो रखा जाता है अपशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राज्य सरकार के, संसद के, सर्वोच्च न्यायालय के, राष्ट्रपति के। तो आपको पता है कि संसद के पास होती हैं। कानूनी शक्तियाँ जो लागू कराने का या उन पर प्रावधान बनाने का काम संसद करती है। ठीक है, केंद्र में, स्टेट में राज्य करेगा। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 249 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रीय हित में संसद की जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेगा। ठीक है, राष्ट्र के हित में जो संसद की शक्तियाँ हैं, आप अगर कोई भी संसद कानून बना रही है या कोई भी काम कर रही है तो उसमें राष्ट्रीय हित किस तरीके से देखना है उसके बारे में 249 बताता है हमारा। ठीक है, कौन बताएगा? आर्टिकल 249 बताएगा। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, यानी कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए तो संसद ऐसा कर सकती है। देखो ये बात कही गई है कि अगर राज्यसभा ऐसा, क्योंकि देखो जो होते हैं ना अपने आपके जो राज्यसभा जो सदस्य होते हैं वो आपके स्टेट के, उन्हें जो कैंडिडेट है वो चुनते हैं। ठीक है, जो स्टेट में चुने हुए कैंडिडेट होते हैं उनको संसद नहीं चुनती। उनको संसद मतलब लोकसभा नहीं चुनती, उनको चुनते हैं विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो जब उनको वो चुनेंगे ना तो उनका मतलब ये है कि उनको जब चुनेंगे वो जो होते हैं स्टेट के एज ए रिप्रेजेंटेड होते हैं। ठीक है, वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे? राज्यसभा किसे करेगी? वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे सदस्य बैठे हैं वो राज्य के द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो राज्य में चुने गए लोग हैं उनके द्वारा चुने गए, ना कि लोकसभा के द्वारा चुने गए हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जो है जो कानून बनाना है, अगर स्टेट में कोई भी अगर राज्य सूची पे कानून बनाना है और अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि वो कानून राज्य का सही नहीं है, राज्य के लिए एक संसद को कानून बनाना चाहिए, अगर कानून सही नहीं है तब भी, और राज्यसभा को ऐसा लगता है कि संसद को राज्य में ये कानून भी बनाना चाहिए जो उनके उस टाइम पे थॉट यानी कि विचार में आ रहा हो, तो उस टाइम पे जो संसद है उसको उनके लोकसभा को उन्हें क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा को 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उसके बाद में वो लोकसभा में जाएगा। अगर लोकसभा उस पर कानून बनाना चाहे तो वो बना सकती है। राष्ट्रपति के अंतिम सिग्नेचर होंगे और कानून राज्य में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें प्रोसेस है आर्टिकल 249 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर जो कानून बनाने की अनुमति है वो कौन देता है? राष्ट्रीय हित में। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देगी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन देगी? राज्यसभा देगी। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 250, अनुच्छेद 250 आपातकाल के समय संसद की शक्ति। जो आपातकाल के समय संसद की जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में अनुच्छेद 250 में बताया गया है। तो इस चीज़ को आप याद करना। आपातकाल के समय जो संसद की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में कौन बताता है? हमारा आर्टिकल 250 बताता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लेना। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। देखो अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल है अगर वो लागू है देश के अंदर तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप जो संसद होती है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, क्योंकि उस टाइम पे जब अगर आपातकाल लागू है तो राज्य सरकार उसमें उस टाइम पे जो है कार्य नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि कानून बना सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो अगर आपातकाल चल रहा है तो उस टाइम पे जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के, संसद के, सर्वोच्च न्यायालय के या मुख्यमंत्री के। तो कौन इसके पास होगी? संसद के पास होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसमें आर्टिकल 251 के देख लेते हैं। आर्टिकल 251 में कहा गया है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आर्टिकल 251 संसद और राज्य कानूनों में असंगति। अगर संसद और राज्य के कानून में कोई असंगति होती है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि अगर दो कानून आपस में टकराएं, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, तो उसमें जो है केंद्र सरकार का यानी कि संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडल वाले कानून से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, यानी कि उसको मान्य माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 251 में यही कहा गया है कि संसद और राज्य कानून में असंगति हो तो उसको कौन लागू होगा। ठीक है, तो इसमें यही बात करी गई है। यदि अनुच्छेद 249 या 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कानून किसी राज्य कानून से असंगत हो तो संसद का कानून प्रभावी होगा। ठीक है, यही बात की गई है। मैंने आपको बताया 249 और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कानून किसी राज्य कानून से असंगत हो, यानी कि अगर उनसे विपरीत हो, उनसे मेल ना खाता हो, तो संसद कानून प्रभावी होगा, यानी संसद का ये जो कानून होगा वो लागू कर दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, और राज्य का कानून उस सीमा तक अप्रभावी, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि वो वहाँ से लागू नहीं होगा जहाँ जहाँ वो दोनों टकराएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि संसद और राज्य के कानून में असंगति होने पर कौन सा कानून प्रभावी होगा।
संसद और राज्य के कानून में असंगति, अगर उनमें दोनों में मतलब असंगति पाई जाती है तो उस टाइम पे कौन सा कानून प्रभावी होगा, राज्य का कानून, संसद का कानून, दोनों सदनों का, दोनों समान होंगे, या राष्ट्रपति निर्णय करेंगे। तो राष्ट्रपति निर्णय नहीं करते, वहाँ पे संसद का कानून जो है लागू होता है, क्योंकि संसद हमारे यहाँ बड़ी होती है राज्यसभा से, वो क्या कहता हूँ, विधानमंडल से। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 अनुच्छेद राज्यों के अनुरोध पर संसद का कानून। देखो अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि राज्यों, अगर राज्य अनुरोध करें तो वो संसद उन पे कानून बना सकती है, आर्टिकल 252 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 252 के तहत क्या होगा कि अगर राज्य अनुरोध करता है कि हम पे एक ऐसा कानून बना के दीजिए कि मतलब इस तरीके से, जैसे कि आपको पता है कि विधान परिषद जब आपको बनानी होती है तो आपको राज्यसभा से एक प्रस्ताव पारित करना होता है, राज्यसभा कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, आपका होता है वो विधानसभा से। ठीक है, मैं राज्यसभा में पहुंच जा रहा हूँ बार बार। देखो विधानसभा से आपको एक कानून पारित करना होता है, जो आपका अगर कानून वहाँ से पारित हो जाता है तो उसके बाद में वो जो है संसद में जाएगा, और वहाँ पे विधान परिषद हटानी है या लागू करनी है उसका जो प्रावधान है वो संसद देखेगी। ठीक है, वहाँ पे लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ऐसे ही अगर राज्य सरकार चाहे कि वो कोई अनुरोध करे केंद्र सरकार से कि हम पे एक कानून लागू करा जाए और वो अपना बिल पास करके देती है, तो उसमें आर्टिकल 252 के तहत केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। यदि दो या अधिक राज्य विधानमंडल किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करें तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अगर अनुरोध करा जा रहा है तो उस विषय पर कानून बन सकता है, दो या दो से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें यही बात की गई है। अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, राज्यों के अनुरोध पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, राज्य के अनुरोध, अगर राज्य कोई अनुरोध करेगा तो किससे करेगा, राष्ट्रपति से, संसद से, सर्वोच्च न्यायालय से, या राज्यपाल से। तो ये करता है संसद से। ठीक है, संसद से होगा। आर्टिकल 253 की बात करी गई है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करना। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, जैसे कि मान लो अभी आपका यूरोपीय आपने एक ट्रीटी साइन की, उसके बाद में आपने यूएसए वाली ट्रीटी साइन की, तो ये जो चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं, ट्रीटी होती है समझौते, तो इनको जो अगर समझौते आप करते हो तो उनको लागू करने का जो काम है वो आर्टिकल 253 के अंतर्गत होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का काम कौन करता है, आर्टिकल 253 करता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए संसद को पूरे भारत में कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई कानून है या समझौते हैं तो उन पे अगर कोई संधि है या समझौते हैं तो उनको लागू कराने के लिए संसद को पूरे भारत में कानून बनाने की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई प्रस्ताव राज्य देगा तब कानून बनेगा। आर्टिकल 253 के तहत आप अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि आप लागू करना चाहते हो और उसको जो है संसद को पूरा अधिकार है कि वो उस पर कानून बनाएगी और पूरे देश में वो कानून लागू होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसमें राज्यों की ना मतलब मनाही नहीं चलेगी, अगर वो मना करते हैं तब भी और वो कहेंगे तो लागू हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून कौन बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय अगर संधियां हैं तो उनको लागू करने के लिए कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो सिंपल सी बात है, आपकी संसद बनाएगी। देखो अंतर्राष्ट्रीय संधियां संसद करती है, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं तो संसद के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित या देश विदेश में जितने भी काम होंगे देश या विदेश के अंदर, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। अनुच्छेद 254 संवर्ती सूची में असंगति से संबंधित है। देखो अगर संवर्ती सूची में जो चीज़ें असंगति यानी कि कमियां हैं या उसमें कुछ चीज़ें गलत हैं तो उसको जो सही करना है या सही कैसे करना है उसके बारे में आर्टिकल 254 के बारे में बताया गया। आर्टिकल 254 में बताया गया है कि संवर्ती सूची की जो असंगतियाँ हैं उनको कैसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, यदि संवर्ती सूची के विषय पर राज्य और संसद दोनों ने कानून बनाया हो और उनमें असंगति हो तो सामान्यतः संसद का कानून प्रभावी होगा। देखो वही बात है, अगर उनमें दोनों में असंगति हो, संसद और राज्य दोनों उन पर कानून बनाए संवर्ती सूची पे, तो संसद का कानून ही प्रभावी होगा। राज्य सूची पे और संवर्ती सूची पे। संवर्ती सूची में असंगति होने पर सामान्यतः कौन सा कानून प्रभावी होता है। ठीक है, तो राज्य का कानून, संसद का कानून, दोनों समान होंगे, राष्ट्रपति निर्णय करेंगे, तो देखो संसद का कानून उसमें लागू हो जाएगा अगर संवर्ती सूची है तो आर्टिकल 254 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 255 सिफारिश और पूर्व स्वीकृति। देखो राज्यपाल या राष्ट्रपति उसमें पूर्व सिफारिश करते हैं या उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 255 किसके बारे में बात करता है, सिफारिश और पूर्व स्वीकृति की बात करता है। ठीक है, इसकी मैं देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है। यदि किसी कानून के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व सिफारिश आवश्यक हो तो वह नहीं ली गई हो, अगर ऐसा है कि उनके लिए कोई भी, जैसे कि मान लो आपको वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, ऐसे ही राज्य में आप अगर ला रहे हैं तो उसमें भी आपको राज्यपाल की अनुमति पहले ही लेनी पड़ती है। अगर आपने नहीं ली है तो उसके लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 255 में है। ठीक है, तो भी केवल इसी आधार पर कानून अमान्य हो जाएगा कि आपने पहले अनुमति नहीं ली।
ठीक है, आर्टिकल 255 के तहत अगर उनकी अनुमति मांगी गई है किसी भी चीज़ के लिए, अगर ऐसा लिखा है संविधान में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति पहले से होनी चाहिए उसको लागू या उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो आपको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली है तो वो जो कानून है वो अमान्य सिर्फ इसी आधार पे हो सकता है कि मतलब सामान्य तौर पे कि इसी आधार पे आपका जो है कानून अमान्य घोषित कर दिया जाएगा कि आपने जो है पहले उनकी अनुमति नहीं ली। आर्टिकल 255 कहता है, ठीक है। इसी के बारे में आगे क्वेश्चन है, सिफारिश या स्वीकृति न होने पर कानून की स्थिति क्या होगी? स्वतः अमान्य घोषित कर जाएगा, मान्य रहेगा, संसद रद्द करेगी, न्यायालय रद्द करेगा। देखो वो स्वतः जो है अमान्य घोषित हो जाएगा अगर आपने पहले उनकी अनुमति नहीं ली है तब, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, अगर वित्त विधेयक या धन विधेयक आपको प्रस्तुत करने होते हैं तो पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, ऐसे ही राज्यपाल की राज्य में मंजूरी आवश्यक होती है। अगर आप उनकी अनुमति नहीं लेते हो तो आपको जो है पहले ही उनको अमान्य घोषित कर जाएगा उस कानून को, ठीक है, कोई भी हो जाए, कोई भी बिल हो। अनुच्छेद 256 राज्यों का दायित्व। अनुच्छेद 256 में राज्यों के दायित्व के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 256 क्या कहता है? राज्यों का दायित्व बताता है कि राज्यों का क्या क्या दायित्व है। आर्टिकल 256 में बताया गया है राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करें और उनके क्रियान्वयन में सहायता करें। देखो, राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें और उनके क्रियान्वयन में सहायता करें। अगर राज्य सरकारें, ऐसा है कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है, ठीक है, तो राज्य सरकारें उसका पालन करेंगी, पहला कर्तव्य उनका ये होता है। दूसरा, अगर उनकी क्रियान्वयन यानी कि कार्यवाही में कोई भी जो चीज़ उन्हें राज्य केंद्र को सहायता चाहिए उस कानून में, तो वो उनको करनी पड़ेगी राज्य को, ठीक है, राज्य सरकारों को कह सकते हो आप। संसद के कानूनों के क्रियान्वयन का दायित्व किसका है? संसद के जो कानून होते हैं उन पर जो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके क्रियान्वयन का जो दायित्व है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के, राज्य सरकार के, सर्वोच्च न्यायालय के, संसद के, तो उनके पास है राज्य सरकारों के, ठीक है, उनका ही दायित्व बनता है। आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 257 की बात कर रहे हैं हम। आर्टिकल 257 जो आता है हमारा, राज्यों पर संघ का नियंत्रण, जो नियंत्रण होता है राज्यों पर संघ का नियंत्रण, मतलब संघ का, यहाँ पे जो संघ, देखो यहाँ पे संघ का मतलब है केंद्र, ठीक है, संघ का मतलब होता है यहाँ पे केंद्र का नियंत्रण। तो राज्यों पर जो संघ का यानी कि केंद्र का नियंत्रण होता है वो आर्टिकल 257 के अंतर्गत आता है। संघ सरकार को यह अधिकार है कि वह राज्यों को निर्देश दे सके ताकि केंद्र के कानूनों को सही ढंग से पालन हो, ठीक है। देखो, जो संघ सरकार है यानी कि केंद्र सरकार है उसको यह अधिकार है कि वह राज्यों को यह निर्देश दे सके कि ताकि केंद्र के कानूनों का सही ढंग से पालन हो। देखो, राज्य सरकार अगर कोई भी कानून का पालन नहीं कर रही है, राज्य में किसी तरीके की भी मतलब अव्यवस्था है उस कानून को लेकर, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये मतलब वो दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि आप इस कानून का पालन करवाओ, ठीक है। ये कहा गया है इसमें आर्टिकल 257 में। राज्यों पर संघ का नियंत्रण किस अनुच्छेद में है? राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है, किस आर्टिकल में? 257 के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 में क्या कहा गया है कि वो कहा गया है कि राज्यों को संघ के कार्य सौंपना। अगर कोई राज्य है, ठीक है, अगर संघ उसको कोई कार्य सौंपता है तो संघ उसको कार्य सौंपेगा तो उसको राज्य को करना होगा वो कार्य, ठीक है। तो ये आर्टिकल 258 के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्यों को संघ के कार्य सौंपने की बात की गई है। राष्ट्रपति राज्यों को संघ के कुछ कार्य सौंप सकते हैं ताकि प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ऐसा करने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। संघ के कुछ कार्य वो राज्यों को सौंप सकते हैं ताकि जो प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, ठीक है। संघ के कार्य राज्यों को कौन सौंपता है? ठीक है, संघ के जो कार्य होते हैं यानी कि केंद्र के जो कार्य हैं उनको अगर राज्य को सौंपना है तो कौन का सौंपेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो केवल राष्ट्रपति सौंप सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 259 को निरस्त कर दिया गया है और ये जो निरस्त किया गया था यह अनुच्छेद संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब यह लागू नहीं होता हमारा आर्टिकल 259, आप ये याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 259 और आर्टिकल 242 हमारे निरस्त कर दिए गए हैं, इनको अब लागू नहीं किया गया है। आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 259 की वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसको क्या किया गया है? निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों का प्रशासन। जो भारत के बाहर के क्षेत्र हैं उनका जो प्रशासन होगा वो आर्टिकल 260 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 260 में बताया गया है कि भारत के जो बाहर के प्रशासन होता है, क्षेत्रों में जो प्रशासन होगा उसमें जो उसको कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो आर्टिकल 260 के अनुसार होगा कि भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर ले सकती है। देखो, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और उसमें आपने साइन कर लिया कि मान लो आज जैसे अब छोटा सा देश मान लो, आपका जो है नेपाल है, ठीक है, और वो भारत से बाहर के क्षेत्रों में आता है, भारत के पास में, भारत में तो नहीं आता, अपना नेपाल एक अलग देश है।
अगर उसके प्रशासन की जो जिम्मेदारी है अगर वो भारत को दे दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता ऐसा हो जाए कि ठीक है आप हमारे जो प्रशासन या किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी है, जैसे आप भारत में प्रशासन की जिम्मेदारी लेते हैं वैसे ही आप हमारी जिम्मेदारी भी लीजिए, तो वो आर्टिकल 260 के अंतर्गत ले सकता है। ठीक है, कौन ले सकता है? भारत। आप भारत कह सकते हैं या केंद्र सरकार कह सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत के बाहर के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? आर्टिकल 260 है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अनुच्छेद 261। अनुच्छेद 261 में क्या कहा गया कि सार्वजनिक कार्यों और अभिलेखों की मान्यता, जो सार्वजनिक कार्य होते हैं और उनके जो अभिलेख यानी कि लिखित कार्य होते हैं उनकी जो मान्यता है वो उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 261 के अंतर्गत। ठीक है, अभिलेखों की मान्यता। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही को पूरे भारत में मान्यता दी जाएगी। ऐसा है कि मान लो अगर कोई भी न्यायालय का कार्य है, कोई भी राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य हैं या अभिलेख कार्य हैं यानी कि लिखित कार्य हैं, तो न्यायिक कार्यवाही हुई, कोई भी कार्य हो आपका जो, उसे पूरे भारत में मान्यता दी जाएगी कि ये उस सरकार का जो है कानून है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई आर्टिकल 261 के अंतर्गत। भारत के राज्यों के सार्वजनिक अभिलेखों की मान्यता किस अनुच्छेद में है? जो भारत के राज्यों के सार्वजनिक अभिलेखों की जो मान्यता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो कौन से में आएगी? 261 के अंतर्गत आएगी। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 कहता है कि अंतर्राज्य नदी जल विवाद, जो अंतर्राज्य दो राज्यों के बीच या केंद्र राज्य के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो नदी जल के विवाद होते हैं, अंतर्राज्यीय जो जल के विवाद होते हैं, उनके बारे में जो बात की गई है आर्टिकल 262 में की गई है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में जो बात की गई है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में 262 में की गई है। जैसे कि आपका पंजाब और हरियाणा के बीच में जो नदियों का विवाद है जल को लेके, तो उसके बारे में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आर्टिकल 262 जो कहता है हमारा, वो अंतर्राज्य यानी कि राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जो हमारा भारत है उसके अंतर्गत नदी जल का जो विवाद होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों के बीच नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाए और इस विषय में न्यायालयों के अधिकार को सीमित कर सके। देखो अभी आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। अभी तो खैर आपको इतनी दिक्कत नहीं होती होगी, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में शायद पानी की इतनी किल्लत नहीं होती है। अन्य क्षेत्र जो आते हैं तो वहाँ पे जैसे बुंदेलखंड हो गया, अन्य क्षेत्र हो गए, और भारत से अलग भी जैसे राजस्थान को आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत आती है, जो राजस्थान वाला इलाका है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में पानी की अभी भी दिक्कत है। आने वाले टाइम में आपको पानी की दिक्कत थोड़ी महसूस और होने लगी, क्योंकि पानी धीरे धीरे कम ही हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो अगर पानी कम हो रहा है तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में कभी ना कभी सूखा आता है। आपने देखा होगा पिछले जब भारत था तो उस टाइम पे भी आपके जो है सूखे कितने अकाल हुए। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको सूखे अकाल के बारे में बताया जाएगा। जब अंग्रेजी शासन चल रहा था यहाँ पे, जो अंग्रेज अब हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे, उस टाइम पे भी हर किसी के शासनकाल में लगभग आप दूसरा तीसरा गवर्नर जनरल उठा के देखो, वहाँ पे अकाल पड़ जाते थे। कभी बंगाल में अकाल पड़ गया, कभी आपका पंजाब में पड़ गया, तो ऐसे अकाल पड़े हैं कई बार। कभी आपका नीचे दक्षिण में पड़ जाता था, तो ऐसे अकाल कई बार पड़े हैं। तो ऐसा होता है कि अभी आपको इस चीज़ की किल्लत नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपके सामने नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो इन क्षेत्रों से आते होंगे जहाँ पे पानी की दिक्कत है, उनको ये चीज़ महसूस होती होगी। आने वाले टाइम में ये विवाद आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे जो आर्टिकल 262 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों के बीच नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाए और इस विषय में न्यायालयों के अधिकार को सीमित कर सके। ठीक है, न्यायालयों के जो अधिकार है उनको सीमित कर सके। नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? नदी जल विवाद अगर हैं तो उन पे जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, ये बताइए आप। राष्ट्रपति के, संसद के, सर्वोच्च न्यायालय के या राज्य के? तो ये संसद के पास है। ठीक है, संसद अगर दो राज्यों के बीच में जल का विवाद है तो उसको सॉल्व कर सकती है कानून बनाकर। ठीक है, आर्टिकल 263 में बात कही है। आर्टिकल 263 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो होती है उसके बारे में बात की गई है। अंतर्राज्यीय जो परिषदें होती हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, अंतर्राज्य यानी कि राज्य के अंतर्गत, यानी कि भारत के अंतर्गत आर्टिकल 263 में की गई है। राष्ट्रपति राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दो राज्य हैं या दो से अधिक राज्य हैं तो राष्ट्रपति एक ऐसा काम करेंगे आर्टिकल 263 के अंतर्गत कि उनके बीच सहयोग समन्वय बढ़ाने के, यानी कि उनके बीच सहयोग और समन्वय बना रहे, अंतर्राज्यीय परिषद की उसके लिए गठन कर देंगे, वो स्थापना कर देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की जो गठन होता है वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? ठीक है, संसद करेगी, राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे या राज्यपाल करेंगे? तो कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 262 में हमारे नदियों के विवाद जो आते हैं, जल विवाद को लेकर अंतर्राज्य, वो है। ठीक है, उसको याद कर लेना आप। अनुच्छेद 264 वित्तीय प्रावधानों की व्याख्या।
अनुच्छेद 264 में जो आता है वित्तीय जो प्रावधान होते हैं उनकी जो व्याख्या की गई है वो आर्टिकल 264 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार कि वित्तीय जो प्रावधान है उनकी जो व्याख्या है वो आर्टिकल 264 में आती है। तो उस व्याख्या में कहा क्या गया है कि इस अनुच्छेद में संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संबंधित शब्दों और सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। ठीक है, वित्तीय प्रावधान होते हैं यानी कि पैसे से संबंधित प्रावधान। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं वित्तीय प्रावधानों की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है। वित्तीय प्रावधानों की जो व्याख्या है वो किस अनुच्छेद में की गई है, आर्टिकल 264 के अंतर्गत की गई है। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 कर लगाने की शक्ति। देखो आर्टिकल 265 में कर लगाने की जो शक्ति है उसके बारे में बात की गई है कि आप जैसे अब जीएसटी चल रहा है तो इसके बारे में बात की गई है, अन्य आप कोई भी कर मान सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 265 में कर लगाने की शक्ति किस में आती है, आर्टिकल 265 के अंतर्गत आती है। कोई भी कर केवल कानून के प्राधिकरण से ही लगाया और वसूल किया जा सकता है। देखो अगर कोई कानून बनाकर आप किसी कर को ले रहे हैं तो उसी का प्राधिकरण से आप कानून बनाकर ही कोई कर वसूल सकते हैं या लिया जा सकता है। ठीक है, लगाया जा सकता है। कोई भी कर आप लगा सकते हैं और उसको वसूल कर सकते हैं कोई कानून बनाकर। आर्टिकल 265 के तहत कर लगाने की जो शक्ति है आर्टिकल 265 में आती है। ठीक है, कर लगाने का अधिकार किस के आधार पर होता है। देखो कर लगाने का जो अधिकार होता है वो किसके आधार पर होता है, राष्ट्रपति के आदेश पर, कानून के प्रावधान पर, प्रधानमंत्री के निर्णय पर या न्यायालय के आदेश पर। तो कानून बनाकर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी राज्य में एक कानून बनाएंगे और उसमें जो है आप कर ले सकते हैं या लगा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 266 संचित निधि के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 266 शायद मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संचित निधि जो है उसको कौन से आर्टिकल में आती है। तो आर्टिकल 266 में आती है। तो लोक लेखा जो समिति होती है वो इसमें बात की गई है। ठीक है, संचित निधि और लोक लेखा समिति के बारे में। भारत और राज्यों की संचित निधि तथा लोक लेखा का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 266 में संचित निधि आर्टिकल 266 में आती है संचित निधि और लोक लेखा समिति जो आती हैं दोनों आती हैं इसके अंतर्गत। भारत और राज्यों के संचित निधि तथा लोक लेखा का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। यानी कि 266 में हमारा लोक लेखा निधि का प्रावधान किया गया है और जो संचित निधि है उसका भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें इसका जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है संचित निधि और लोक लेखा निधि किस अनुच्छेद में आती है। आर्टिकल 264, 266, 268 या 270 में आती है। तो 266 में आती है। आगे देख लेते हैं हम आर्टिकल 267 यानी कि आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई है। देखो संचित निधि और जो आपकी लोक लेखा समिति आती है वो आती है हमारी 266 में और जो आकस्मिक निधि आती है वो आती है हमारी 267 में। इन चीज़ों को आप याद रखना। ठीक है, भारत और राज्यों, ठीक है, इस आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई है 267 आर्टिकल 267 में। ठीक है, भारत और राज्यों के आकस्मिक परिस्थितियों के लिए आकस्मिक निधि, ठीक है, का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आकस्मिक निधि का जो प्रावधान किया गया है वो किस में किया गया, आर्टिकल 267 में, भारत यानी कि देश और राज्यों के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में आती है, किस अनुच्छेद में आती है आकस्मिक निधि। 266, 267, 268, 269। तो हमारी आती है 267 में। आगे देख लेते हैं आकस्मिक निधि किस में आती है, 267 में। 268 में करते हैं। अनुच्छेद 268 दे रखा है हमारा, उसमें दे रखा है संघ द्वारा लगाए गए कर। जो संघ हमारा यानी कि जो केंद्र सरकार जो कर लगाती है उसके बारे में जो बात की गई है हमारी आर्टिकल 268 में की गई है। कुछ ऐसे कर, ठीक है, इसमें कहा गया है कुछ ऐसे कर होते हैं जिन्हें संघ लगाता है लेकिन उन्हें राज्य द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कर हैं जिनको केंद्र सरकार लगाती है और वसूल कौन करता है, उन्हें राज्य सरकार करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य द्वारा वसूल किए गए जाने वाले कर किस आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है एक बार कि जो केंद्र सरकार जिन करों को लगाती है और जिन करों को राज्य सरकार वसूल करती है उन करों का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 267, 268, 269 या 270 में। तो 268 में दिया गया है। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए गए और वसूल किए गए कर। जो संघ यानी कि केंद्र सरकार ही लगाती है और केंद्र सरकार ही उन्हें वसूल करती है, वो कर कौन से में आते हैं, हमारे 269 में आते हैं। 268 में वो कर आते हैं 268 में जो केंद्र सरकार लगाती है लेकिन वसूल उनको कौन करता है, राज्य सरकार। और 269 में वो कर आते हैं जिन्हें केंद्र सरकार ही लगाएगी और केंद्र सरकार ही उन्हें वसूल करेगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कुछ कर संघ द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं लेकिन उनकी आय राज्यों को दी जाती है। यानी कि उनका जो परसेंटेज होता है वो जो विभाजित होते हैं वो, तो वो राज्यों को भी मिलते हैं। ठीक है,
269 के अनुसार संघ द्वारा लगाए गए और वसूल किए गए करों की आय किसे मिलती है? राष्ट्रपति, राज्य सरकारों को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो कौन करती है ना? राज्य सरकारों को ये मिलती है। ठीक है। अनुच्छेद 270 करों का विवरण। करों का विवरण किस में दिया गया है? अनुच्छेद 270 में। 270 में क्या 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 कहा गया है कि जो कर हैं, जो मतलब जो आपके टैक्स लगाए गए हैं, उनका जो विवरण है वो 270 में दिया गया है। ठीक है। 268 में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार लगाएगी और राज्य सरकार जिन्हें वसूल करेगी। लेकिन 269 में कहा गया है कि जिन्हें केंद्र सरकार लगाएगी और केंद्र सरकार ही वसूल करेगी, वो मिलेंगे किसे? राज्य सरकार को। और 270 में जो कहा गया है कि जो भी कर लगाए गए हैं उनका जो विवरण है वो आर्टिकल 270 में आता है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच करों के विवरण का प्रावधान किया गया है। ठीक। तो जो संघ और राज्यों के बीच जो कर होते हैं उनका जो विवरण है, उसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 270 में आता है। ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के विवरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है। 68 है, 69 है, 70 है, 71 है। ठीक है। तो ये कौन सा हमारा? 270 है। अगला देख लेते हैं। ठीक है। अगले बार इसको देख लेते हैं 271 को। तो इसमें आते हैं अधिभार। ठीक है। अधिभार लगाने की शक्ति, यानी कि जो कर होते हैं उनको अधिभार यानी कि कर लगाने की शक्ति, जो अधिक कर लगाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 271 में जो आते हैं हमारे, वो अधिभार आते हैं, यानी कि जो कर आते हैं वो अधिक जो कर लगाए जाते हैं, उसके बारे में 271 में बात की गई है। संसद को यह अधिकार है कि वह संघ के उद्देश्यों के लिए करों पर अधिभार, ठीक है, लगा सकती है। यानी कि अगर कोई कर है, मान लो वो आज 10% लिया जा रहा है, तो उन पर और 10% ज़्यादा भी लगा सकती है, 5% ज़्यादा भी लगा सकती है। ठीक है। तो ये संसद को अधिकार है 271 के अनुसार। ठीक है। अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। करों पर अधिभार लगाने की शक्ति किसके पास है? करों पर अधिभार लगाने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? राज्य सरकार, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 272 को निरस्त कर दिया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। आर्टिकल जो 272 है उसको निरस्त कर दिया गया है और यह अनुच्छेद संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है और अब लागू नहीं है। ठीक है। वर्तमान में क्या है? लागू नहीं है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 272 वर्तमान में किस स्थिति में है? तो इसको क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 273 की बात करी गई है। 273 में क्या कहा गया है कि जूट निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। तो जूट निर्यात जो होता है हमारा, उसके शुल्क के बदले जो अनुदान देने की बात की गई है वो हमारी 273 में की गई है। जूट शुल्क के बदले, जूट निर्यात के बदले शुल्क, जूट निर्यात शुल्क के बदले अनुदान देने की जो बात की गई है 273 में की गई है। कुछ राज्यों को जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के बदले अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। मतलब जो जैसे कि अपनी किसी की खेती बर्बाद हो जाती है, उसमें आपको देखा होगा कि उसमें अनुदान राशि दी जाती है, जैसे कि 2000, 4000 इस तरीके से अभी राशि जो है खेतों में जिनकी भी खेती है उनको मिल रही है। तो इस तरीके से जो अनुदान, यानी कि उनको सहायता प्रदान करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो अनुदान कहलाता है। ठीक है। जूट निर्यात शुल्क से अधिक संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई है, आप बता सकते हैं। 71 है, 73 है, 75 है कि 76 है? तो हमारा 73 में बात की गई है। 273 में जूट निर्यात शुल्क से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 273 है। ठीक है। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। जो आर्टिकल 274 होता है उसमें राष्ट्रपति की जो पूर्व सिफारिश होती है उसके बारे में बात की गई है। कुछ वित्तीय विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया था पीछे। ठीक है। तो इसमें वही बात की गई है कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनकी अनुमति जो है पहले राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही वो आपकी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश किस अनुच्छेद में है? ऐसे कुछ आर्टिकल हैं, मतलब कुछ विधेयक हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। उनकी जो सिफारिश है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है उसके बारे में बात है। 272 में, 273 में, 274 में, 276 में। तो इसके बारे में जो बात की गई है 274 में की गई है। ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अनुच्छेद 275 राज्यों को अनुदान। जो राज्यों का जो अनुदान मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उनके बारे में बात की गई है 275 के अंतर्गत। तो इसमें यही कहा गया है कि 275 में राज्यों को जो अनुदान देगी केंद्र सरकार, वो किस आधार पर देगी, कितना उसमें चीज़ें होंगी, वो 275 में आता है। तो संसद राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुदान प्रदान करती है। जैसे कि केंद्र सरकार क्या है, राज्यों को कुछ पैसा देती है। ठीक है। तो उसके बारे में बात की गई है 275 में। राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 275 में दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 276 में बात की गई है कि पेशा कर होता है प्रोफेशन टैक्स। ठीक है। प्रोफेशन जो टैक्स होते हैं, जैसे कि आप कोई भी मतलब
एक प्रोफेशन है आपका, उस पर जो टैक्स लगता है वो आर्टिकल 276 के तहत लगता है। ठीक है। राज्य सरकारें पैसा, व्यापार या रोजगार पर कर लगा सकती हैं जिसकी अधिकतम सीमा निर्धारित होती है। ठीक है। मतलब कितना कर लगाना है उसकी अधिकतम सीमा जो है निर्धारित की जाती है कि कितना कर लगा सकते हैं अधिक से अधिक। ठीक है। और ये होता है पैसा, यानी कि जो आपका प्रोफेशन है, व्यापार अगर आप व्यापार करते हैं, या रोजगार पे भी आपका कर लगाया जाता है। ठीक है। तो 200 कौन से आर्टिकल में आता है? 276 के अनुसार। पैसा कर किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है। 276 में, 275 में, 276 में, 277 में। तो 276 में आता है। ठीक है। इसे लगा सकते हो आप, पैसा कर। सॉरी, हाँ, अनुच्छेद 277 पूर्व करों की निरंतरता। ठीक है। आर्टिकल 277 जो आता है हमारा 277, उसमें पूर्व यानी कि पहले लगाए गए करों की जो निरंतरता है, यानी कि लगातार उनको बनाए रखना, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 277 में, यानी कि 277 में। संविधान लागू होने से पहले जो कर लागू थे वे तब तक जारी रह सकते हैं जब तक संसद अन्यथा न करे। यानी कि ऐसे कर जो संविधान लागू होने से पहले, जो ऐसे कि आप मान सकते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट जो थी, यानी कि अंग्रेजी शासन के समय भी जो कर लागू थे, अगर उन पे कोई प्रावधान संसद नहीं बनाती है तो वो कर लगातार चलते रहेंगे। उनके बारे में इसमें बात की गई है 277 में। ठीक है। 277 में, आर्टिकल 277 के अंतर्गत देख लेते हैं आगे। संविधान के पहले के करों की निरंतरता किस अनुच्छेद में है? वो ऐसे ही चलते रहेंगे। 277 में है। ठीक है। 277 में 278 की बात की गई है, दो उसमें निरस्त कर दिया गया है 278। यह अनुच्छेद संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है 278। ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें। तो 278 क्या करा गया है? निरस्त कर दिया गया है, तो इसको देख सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं 279, 279 ठीक है। 279 शुद्ध आय की गणना। जो आपकी शुद्ध आय होती है उसकी जो गणना की गई है, गणना की बात की गई है, यानी कि उसको कितना काउंट करने की बात की गई है। गणना होता है काउंटिंग। ठीक है। काउंट करने की बात की गई है 279 में की गई है, यानी कि 279 में की गई है। करों से प्राप्त शुद्ध आय की गणना किस प्रकार की जाएगी? इसका प्रावधान इस अनुच्छेद में, यानी कि 279 में, ठीक है, दिया गया है। 279 में दिया गया है। तो करों की शुद्ध आय की गणना किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है। 279 में। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 280 जो आता है वो वित्त आयोग के बारे में बताता है हमारा। आर्टिकल 280 आपको सीधा इससे क्वेश्चन मिल जाएगा कि अनुच्छेद 280 क्या कहता है। वित्त आयोग के बारे में बताता है। ठीक है। जो वित्त आयोग है हमारा उसके बारे में बताता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की स्थापना करते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे यहाँ के, ठीक है, वो 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में जो आयोग होता है हमारा वित्त आयोग, उसकी स्थापना करते हैं, जो संघ राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। देखो, आपको कितना राज्य को देना है, कितना केंद्र को देना है, केंद्र कितना राज्यों को बंटवारा करेगा, उस हिसाब से वो जो है इसके बारे में क्या करता है? सिफारिश करता है। ठीक है। कौन करता है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो आता है वो 280 में आता है, आर्टिकल 280 के अनुसार आता है। और वित्त आयोग के जो प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। ठीक है। हर 5 वर्ष में। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। हमारा आर्टिकल आता है 281। आर्टिकल 281 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 281 जो आता है हमारा वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बताता है कि वित्त आयोग जो सिफारिशें कर सकता है वो आर्टिकल 281 में आती हैं। 280 में आता है हमारा वित्त आयोग, और वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 281 के अंतर्गत आती हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं, किस राज्य को कितना देना है, कितना अनुदान देना है, कितना नहीं देना है, कितना पैसा देना है, अनुदान का मतलब होता है पैसा देना उनके कार्यों के लिए, तो राष्ट्रपति संसद में उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। साथ ही उनके क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी दी जाती है, यानी कि उन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या कार्य उनके क्रियान्वयन जो होता है उसके बाद में जो रिपोर्ट है वो दी जाती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के सामने कौन प्रस्तुत करता है? जो वित्त आयोग होता है उसकी जो सिफारिशें होती हैं वो संसद के सामने कौन प्रस्तुत करेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 282 सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान। जो सार्वजनिक उद्देश्य होते हैं उसके लिए जो अनुदान की बात की गई है वो आर्टिकल 282 में की गई है। सार्वजनिक मतलब जनता के लिए। ठीक है। संघ और राज्य, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ठीक है। संघ और राज्य दोनों किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान प्रदान कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, संघ या राज्य दोनों, अगर संघ या राज्य दोनों में से कोई भी, दोनों सार्वजनिक उद्देश्य यानी कि जो जनता के लिए काम किए जाते हैं उनके लिए अनुदान प्रदान कर सकते हैं, भले ही वह विषय उनकी विधान सूची में हो या ना हो। अगर कोई विधान सूची में उनके मतलब राज्य सूची में वो नहीं है, या फिर आपका केंद्र सूची में नहीं है,
या संवर्धित सूची में भी नहीं है, तब भी वो उस पर, यानी कि राज्य अगर केंद्र सरकार की कोई सूची में अगर वो विषय आता है और उस पर सार्वजनिक काम के लिए या सार्वजनिक काम के उद्देश्य से, सार्वजनिक लोगों का उसमें भला होगा सभी लोगों का, तो उसके उद्देश्य से अगर कोई प्रावधान करना चाहता है या अनुदान देना चाहता है, पैसा देना चाहता है, तो लगा सकता है वो अपनी राज्य के द्वारा भी। बहुत सारी जो आपकी स्कीम होती हैं वो चलाई जाती हैं, वो इसी के अंतर्गत आती हैं, सार्वजनिक उद्देश्य के अंतर्गत। ठीक है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार किसे है? सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार किसे है? केवल संघ को, केवल राज्य को, संघ और राज्य दोनों को। तो यही सही है हमारा, संघ और राज्य दोनों। जैसे कि आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, जिससे कि आपको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है प्रति एक साल में, एक वर्ष में एक परिवार को 5 लाख रुपए का फ्री मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, तो वो आती है आयुष्मान योजना। लेकिन अब आप देखेंगे कि राज्य सरकारें बहुत सारी स्कीमें लाती हैं कि हाई स्कूल अगर कोई बच्ची पास करती है तो उसके लिए 10,000 रुपये, इंटर पास करेगी तो उसके लिए 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये, साइकिल दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी, टैबलेट दी जाएंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं सार्वजनिक के लिए, मतलब सबके लिए की जाती हैं। और इन पे जो कानून है कोई भी राज्य सरकार भी ला सकती है, इनके लिए पैसा राज्य सरकार भी अनुदान दे सकती है और केंद्र सरकार भी दे सकती है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है, जैसे कि आपकी ये है जो जिसमें आपको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो भी बहुत सारी हैं। ज्योतिबा फूले है, कई सारी जो आपके जो गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, वो सब योजनाएं जो हैं वो केंद्र और राज्य के अनुदान के द्वारा चलती हैं कि 50% उसमें राज्य देता है, 50% केंद्र देता है। इस तरीके से उसमें सहयोग होता है दोनों राज्य और केंद्र दोनों का। ठीक है, आर्टिकल 283 की बात की गई है कि निधियों की अभिरक्षा, जो निधियों की अभिरक्षा के बारे में बात की गई है, जो निधियां हैं उनकी जो रक्षा की जाएगी, ठीक है, उनके बारे में बात की गई है 283 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 283 के अंतर्गत निधियों की अभिरक्षा की बात करता है। और इसमें कहा क्या गया है कि संघ और राज्यों की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा और अभिरक्षा तथा संचालन का प्रावधान इस अनुच्छेद में है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि आपकी अगर संचित निधि है, केंद्र और राज्य दोनों की संचित निधि दोनों की हो सकती है, आकस्मिक निधि भी दोनों की हो सकती है, और लोक लेखा जो समिति होती है, लोक लेखा निधि जो होती है, उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। और अभिरक्षा तथा संचालन प्रावधान के लिए इस अनुच्छेद में यानी कि 283 में बात की गई है। ठीक है, संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 282 में है, 283 में है, 284 में है, 285 में है। तो आप लगा सकते हैं इसको आराम से, 283 में दे रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 284 सार्वजनिक धन की अभिरक्षा, जो सार्वजनिक धन होता है उसकी जो अभिरक्षा की बात की गई है आर्टिकल 284 में की गई है। आर्टिकल 284 सार्वजनिक धन की अभिरक्षा की बात करता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम एक बार क्या दे रखा है इसमें। आर्टिकल 284 में सार्वजनिक जो धन होता है उसकी अभिरक्षा की बात की गई है। न्यायालयों या सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त धन को सार्वजनिक खातों में जमा किया जाता है। देखो, न्यायालय या सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त धन को सार्वजनिक खातों में जमा किया जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक जो धन होता है उसकी अभिरक्षा की बात की गई है 284 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे कि न्यायालयों द्वारा प्राप्त धन किस खाते में जमा होता है। तो वो कौन से खाते में जमा होगा? संचित निधि में, सार्वजनिक खाता में, आकस्मिक निधि में या रिजर्व बैंक में? तो किस में होगा? सार्वजनिक निधि में होगा। जो सार्वजनिक खाता होता है उसमें होता है। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति पर कर से छूट, जो संघ की संपत्ति होती है उसकी जो संपत्ति होती है उस पर जो कर से छूट दी गई है 285 के अंतर्गत। ठीक है, संघ की संपत्ति राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों से मुक्त होती है। जो संघ की संपत्ति होती है वो राज्य सरकार द्वारा लगाए करों से मुक्त होती है जब तक संसद अन्यथा प्रावधान न करे। अगर संसद ऐसा कोई प्रावधान करती है कि उनकी जो संपत्ति है उस पर भी कोई कर लगा सकती है राज्य सरकारें, तब तक जो है राज्य सरकार उस पर कर नहीं लगा सकती अगर ऐसा कोई संसद प्रावधान नहीं लेके आती है तो। ठीक है, 285 में भी की गई है इसके बारे में चर्चा। अनुच्छेद 285 के बारे में क्या कहा गया है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ की संपत्ति पर कर से छूट किस अनुच्छेद में दी गई है? संघ की संपत्ति से कर पर छूट किस अनुच्छेद में दी गई है? 285 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर। जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि हम देते हैं, जो हम खरीदारी करते हैं, तो उस पर जो बिक्री होती है उस पर जो कर लगाया जाता है वो दुकानदार को भरना पड़ता है। अब वो आपसे लेता है, जैसे जीएसटी होती है 18% जीएसटी आजकल आपको देख रहे हैं रेस्टोरेंट में भी 18% जीएसटी आपको देनी पड़ती है जब आप खाना खाते हैं। तो उस सब को लगाते हुए आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो वस्तुओं को आप खरीदे या बिक्री करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको कर देना पड़ता है, लेकिन देता कौन है? जो बिक्री करता है उसको कर देना पड़ता है, और वो लेता किससे? जो खरीदता है उससे कर ले लेता है वो अपना। ठीक है, तो आर्टिकल 286 में वस्तुओं की बिक्री पर जो कर लगाना है उसके बारे में बात की गई है। राज्य सरकारें कुछ परिस्थितियों में वस्तुओं की बिक्री पर खरीद कर नहीं लगा सकती, जैसे कि राज्य व्यापार में। ठीक है, अंतर्राज्य कोई व्यापार है तो उसमें आप वस्तुओं की जो खरीद बिक्री होती है उस पर आप कर नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है 286 में। वस्तुओं की बिक्री
पर कर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वस्तुओं की बिक्री पर कर से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 200 कौन सा है? 86 है आपका। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 287 में जो कहा गया है, क्या कहा गया है? आर्टिकल 287 में कहा गया है कि बिजली पर कर से छूट, जो बिजली होती है उस पर कर से छूट दी गई है 287 के अंतर्गत। कुछ परिस्थितियों में बिजली की आपूर्ति पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें बिजली की आपूर्ति अगर हो रही है तो उस पर क्या होगा? राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती। ठीक है, तो 287 में ये कहा गया है बिजली पर कर से छूट किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 286, 87, 88, 89, तो आप लगा सकते हैं आराम से। 287 में दी गई है। आगे देख लेते हैं 288 के बारे में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 288 जल या बिजली पर कर से छूट। जो अनुच्छेद 288 है, जल और बिजली दोनों पे कर से छूट दी गई है। 287 में केवल बिजली पे और 288 में जल और बिजली दोनों पे छूट दी गई है। ठीक है, ऐसे ही कुछ मामलों में जल या बिजली की आपूर्ति कर लगाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप जल या बिजली पे कर लगाते हैं तो उनमें राष्ट्रपति की जो अनुमति होती है वो आवश्यक होती है 288 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जल या बिजली पर कर लगाने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? ठीक है, आपको किसकी अनुमति चाहिए? अगर कोई राज्य सरकार लगाना चाहती है तो संसद की, राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की या राज्यपाल की। तो कहाँ किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 289 289 के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति पर कर से छूट। जो राज्य की संपत्ति होती है उस पर जो कर से छूट दी गई है वो 289 में दी गई है। ठीक है, राज्य की संपत्ति पर कर से छूट जो किस में दी गई है? 289 में। राज्यों की संपत्ति और आय पर संघ सरकार कर नहीं लगा सकती कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अगर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी बनती है जहाँ कर लगाना आवश्यक हो जाता है तो लगा सकती है, वरना ऐसे जो है कर नहीं लगा सकती राज्य सरकार की संपत्ति पर। ठीक है, केंद्र सरकार। राज्यों की संपत्ति पर कर से छूट किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन से अनुच्छेद में गई है? 287 यानी कि 287 में, 288 में, 289 में, 290 में। तो 289 में। ठीक है, राज्य सरकार की संपत्ति पर केंद्र सरकार कर नहीं लगा सकती कुछ परिस्थितियों को छोड़ के। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों का समायोजन। जो कुछ व्यय होते हैं उनके पे जो समायोजन की बात की गई है तो 290 में की गई है। ठीक है, आर्टिकल 290 में कुछ विशेष व्ययों को संघ और राज्यों के बीच समायोजित करने का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है, यानी कि 290 में किया गया। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। संघ और राज्यों के बीच व्ययों के समायोजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संघ और राज्य के बीच जो व्यय होते हैं उन पे समायोजन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 290 में दिया गया है। अगला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद जो 291 है उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 291 को क्या कहा गया है कि निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये पूछेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर बाई चांस अगर ये पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकलों को निरस्त कर दिया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल निरस्त कर दिए गए हैं। उनकी एक नंबर सीरीज बना लेना कि भाई ये आर्टिकल निरस्त कर दिए गए हैं। वो मैंने सारे आपको बता रखे हैं अभी तक के जितने भी, आने वाले टाइम में जो भी आर्टिकल आएंगे उनको मैं बताता रहूँगा। यह अनुच्छेद पूर्व में भारतीय रियासतों के शासकों को दिया जाने वाली प्रीवी पर्स, यानी कि जो पहले जो रियासतें थी उनको जो पहले मतलब उनको जो राजाओं को जो कर देना होता था, सरकार उनको जो कुछ देती थी अनुदान, तो उसके बारे में प्रीवी पर्स से संबंधित है, जिसे 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1971 द्वारा कौन सा आर्टिकल समाप्त किया गया? 291, जो पूर्व रियासतों से संबंधित था, यानी कि भारतीय जो रियासतें थीं उनसे जो प्रीवी पर्स से लेकर संबंधित था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रीवी पर्स से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? ठीक है, तो 291 था। ये आर्टिकल आपको याद कर लेना चाहिए एक बार। ठीक है, अनुच्छेद 292 भारत सरकार का उधार लेना। ठीक है, अगर भारत सरकार कहीं से उधार लेती है पैसा तो वो कौन से आर्टिकल के तहत लेगी? 292 के अंतर्गत लेगी। ठीक है, भारत सरकार को देश के भीतर या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 292 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं। भारत सरकार को धन उधार लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 91, 92, 93, 94, 291, 292, 293, 294। तो 292 के अंतर्गत भारत सरकार कहीं दूसरे स्टेट, मतलब स्टेट नहीं कह सकते, अब दूसरे जो है देश से कर ले सकती है। ठीक है, या किसी कंपनी से भी ले सकती है। अनुच्छेद 293 राज्यों का उधार लेना। जो राज्य उधार लेते हैं कर 293 के अंतर्गत लेंगे और केंद्र सरकार जो लेगी 292 के अंतर्गत लेगी। उसमें दोनों में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों का भी उधार लेने की शक्ति होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर राज्य सरकार किसी देश से कर लेना चाहें, किसी कंपनी से या किसी फाउंडेशन से कर लेना चाहें तो वो ले सकती हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। ठीक है, राज्यों को उधार लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 292, 293, 294, 295। तो आर्टिकल 293 में दी गई है। केंद्र सरकार को दी गई है 292 में।
ठीक है। अनुच्छेद 294 संपत्ति और दायित्व का उत्तराधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल जो 294 है वो संपत्ति और दायित्व के उत्तराधिकार की बात करता है, जो आपकी संपत्ति और उसके उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है। तो संविधान लागू होने के बाद भारत सरकार और राज्यों को पूर्व ब्रिटिश सरकार की संपत्ति और दायित्व प्राप्त हुए। ठीक है। जो पहले ब्रिटिश सरकार की संपत्ति और दायित्व जो थे वो प्राप्त हुए थे। ठीक है। जो उन्होंने कमाया था, जो भी जोड़ा था, वो सब कुछ जो है भारतीय जो लोग थे उनको प्राप्त हो गया था। ठीक है, उनको मिल गया था। सरकारी संपत्ति और दायित्वों के उत्तराधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? सरकारी संपत्ति और दायित्वों के उत्तराधिकार का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? वो दिया गया है आपका 294 में। ठीक है, तो इसको लगा सकते हो आप। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 295 राज्यों में संपत्ति का उत्तराधिकार। जो राज्यों में संपत्ति का उत्तराधिकार होता है वो 295 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 295 के अंतर्गत कौन सा आता है? राज्यों में संपत्ति का उत्तराधिकार। ब्रिटिश प्रांत, देखो ब्रिटिश भारतीयों के प्रांतों की संपत्ति का और दायित्व संबंधित राज्यों को हस्तांतरित किए गए थे। जैसे उन्होंने सरकार सौंपी थी आपको, ऐसे ही उनका सारे जो दायित्व और संपत्ति थी वो भी सौंप दी गई थी हाथों हाथ। तो उसमें कौन से में आर्टिकल के तहत दी गई थी? 295 के अंतर्गत, जो राज्यों को दी गई थी, और केंद्र को 294 के अंतर्गत दी गई थी। राज्यों में संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो राज्यों के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 294, 295, 296, 297। तो 295 किससे? केंद्र सरकार के से। ठीक है। अनुच्छेद 296 बिना बारिश की संपत्ति। अगर किसी की संपत्ति है और वो उस पर कोई बारिश नहीं है तो उसके बारे में क्या प्रावधान है वो आपको 296 बताता है। ठीक है। 296 किसके बारे में बात करता है? जो बिना बारिश की संपत्ति होती है उसके बारे में बात करता है। यदि किसी संपत्ति का कोई बारिश नहीं होता है तो वह संपत्ति राज्य सरकार के पास चली जाती है। ठीक है। जिस भी राज्य में कोई व्यक्ति रह रहा है उसका कोई बारिश नहीं है तो वो जो संपत्ति है ऑटोमेटिक, अगर कुछ उसका बारिश नहीं है तो वो संपत्ति जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। वो चाहे ज़मीन हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। आगे देख लेते हैं। बिना बारिश की संपत्ति किसके पास जाती है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, सर्वोच्च न्यायालय के, संसद के। तो किसके पास जाएगी? राज्य सरकार के। अनुच्छेद 297 उसके बारे में बात की गई है। समुद्री संपत्ति की बात की गई है 297 के अंतर्गत। ये आर्टिकल आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, आर्टिकल 297 में क्या कहा गया है? तो समुद्री संपत्ति की बात किस में की गई है? 297 में की गई है। बिना बारिश की संपत्ति की बात किस में की गई है? 296 में की गई है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है। समुद्र के भीतर की खनिज संपत्ति, तेल और प्राकृतिक संसाधन भारत सरकार के स्वामित्व में होते हैं। देखो इसमें एक बात की गई, समुद्र के भीतर जो भी खनिज संपत्ति है, तेल है आपका, और प्राकृतिक जो संसाधन है वो भारत सरकार के स्वामित्व में होंगे, यानी कि केंद्र सरकार का उन पर अधिकार होगा 297 के अंतर्गत। ठीक है। समुद्री खनिज और संसाधनों का स्वामित्व किसके पास है? ठीक है। जो समुद्री खनिज और संसाधनों का जो स्वामित्व है वो किसके पास है? राज्य सरकार के, भारत सरकार के, संसद के या सर्वोच्च न्यायालय के। तो किसके पास है? भारत सरकार के पास है। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति। जो 298 में बात करता है वो व्यापार करने की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेगा। ठीक है। आर्टिकल 298 व्यापार करने की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करता है। संघ और राज्य दोनों को व्यापार, व्यवसाय और संपत्ति अर्जित करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। संघ और राज्य दोनों को व्यापार, व्यवसाय और संपत्ति अर्जित करने की शक्ति प्राप्त होती है। व्यापार और व्यवसाय करने की जो शक्ति है वो प्राप्त कौन करता है? 298 आर्टिकल। ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों को। अगला देख लेते हैं। व्यापार और व्यवसाय करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है। केंद्र केवल संघ के पास है, केवल राज्य के पास है, संघ और राज्य दोनों के पास है, संसद के पास है। तो ये किसके पास है? केंद्र और राज्य दोनों के पास है। ठीक है। आर्टिकल 299 सरकारी अनुबंध। जो सरकारी अनुबंध होते हैं उनके बारे में बात की गई है। 299 के अंतर्गत हमारे जो सरकारी अनुबंध होते हैं उनके बारे में बात की गई है। संघ या राज्य सरकार किए जाने वाले सभी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। देखो ये मैंने आपसे पहली बात बताई थी कि जितने भी कार्य होंगे, जितने भी सरकारी अनुबंध होंगे, यानी कि अनुबंध का मतलब होता है जितने भी कार्य किए जाएंगे वो केंद्र में किए जाएंगे राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से, और राष्ट्रपति के नाम से कह सकते हो, और राज्य में किए जाएंगे राज्यपाल के नाम से। ठीक है। तो इसमें यही बात की गई है। ठीक है। आप देख सकते हैं इसको आराम से। आगे देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन, सरकारी अनुबंध किसके नाम से किए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके नाम से नहीं किए जाते हैं कोई भी कार्य। ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से किए हैं, संसद के नाम से भी नहीं किए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी नहीं किए जाते हैं। अनुच्छेद 300 मुकदमा करने का अधिकार। जो मुकदमा करने का अधिकार है आर्टिकल 300 के अंतर्गत आर्टिकल 300 के अंतर्गत आता है मुकदमा करने का अधिकार। भारत सरकार और राज्य सरकारें कानूनी मामलों में मुकदमा कर सकती हैं। देखो ऐसा होता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कानूनी मामलों में मुकदमा कर सकती हैं या उनके विरुद्ध मुकदमा किया जा सकता है।
कितने स्टेट हैं जिनके खिलाफ मुकदमे जारी हुए हैं और केंद्र सरकार के भी, जैसे आपने सुना होगा कि ये बनाम केंद्र सरकार, वो बनाम राज्य सरकार। तो ये जो मुकदमे होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के नाम पे किए जा सकते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल में किए जा सकते हैं? आर्टिकल 300 में। आर्टिकल 300 के तहत, आर्टिकल 300 जो होता है उसके तहत आप मुकदमा करने का अधिकार आपको प्राप्त है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार के मुकदमा करने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है इसमें? 300 है। तो ये आपके आर्टिकल 300 पूरे हो गए हैं। कल को इससे आगे क्लास चलेगी और जिसको भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो वो कमेंट करके पूछ सकता है कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि क्लास लंबी हो रही थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कराया थोड़ा सा। चीज़ें कहीं मिस्टेक भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं आराम से। और आजकल अगर आप बताएंगे तो मैं उसका आपको संशोधन जो भी हो सकता है मैं आपको उसका जो है अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपका रिवीजन बहुत अच्छे से मैं कराता रहूँ यहाँ पे और कराता रहूँगा आने वाले टाइम में भी। ठीक है।